मुलायम जी ने गोली चलवाई। जो है मुलायम जी ने गोली चलवाई जो है दो, लेकिन अगर वो राम के प्रति निष्ठा रखते तो उसको दूसरी तरह से उसका हल निकाला जा सकता था। लेकिन अगर वो राम के प्रति निष्ठा रखते तो उसको दूसरी तरह से उसका हल निकाला जा सकता था। जैसे कल्याण सिंह ने निकाला, इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलवाई, सत्ता त्याग दी। जो है सत्ता उनके लिए साधन थी, साथ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलवाई, सत्ता त्याग दी। जो सत्ता उनके लिए साधन थी, साथ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, ये राष्ट्र की बात समाजवादी पार्टी को भी करनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, ये राष्ट्र की बात समाजवादी पार्टी को भी करनी चाहिए। कोई मुस्लिम हो तो वंदे मातरम कहना चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई मुस्लिम हो तो वंदे मातरम कहना चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने हालचाल नहीं लिया, ये सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने हालचाल नहीं लिया, ये सच है। लेकिन अगर गणना करें 2 साल की संख्या, समाजवादी पार्टी के ज्यादा लोगों ने हालचाल लिया। लेकिन अगर गणना करें 2 साल की संख्या, समाजवादी पार्टी के ज्यादा लोगों ने हालचाल लिया। राम मंदिर लाभ करेगा, राम मंदिर लाभ करेगा। लेकिन जिस तरह से परीक्षा में बिना परीक्षा के पास कर दिया गया, आज उसका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से परीक्षा में बिना परीक्षा के पास कर दिया गया, आज उसका प्रभाव दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पुरुआ में हूं और मेरे साथ जो हैं वो ऐसी हस्ती हैं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर के तो अपना सौभाग्य समझता है कि हमको इनका आशीर्वाद मिला, क्योंकि ये नेता कम और अभिभावक ज़्यादा हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। मास्टर साहब के नाम से जाने जाने वाले अमरनाथ लोधी जी हमारे साथ हैं और परिचय मैंने जैसा कि पहले बता दिया कि मास्टर साहब का इस क्षेत्र में लोग नाम कम जानते हैं, मास्टर साहब के नाम से ही इनका परिचय है। चुनावी माहौल में ऐसी शख्सियत की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बिना गुरु के आशीर्वाद के सफलता संभव नहीं है। कई मुद्दों पे बात करेंगे मास्टर साहब से और जानेंगे कि आने वाला जो समय है वो कैसी राजनीति का है। मां साहब, सर्वप्रथम तो प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है पी न्यूज पर आपका। धन्यवाद राजेश जी, आप चैनल में मुझे जुड़ने का अवसर मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोगियों को भी धन्यवाद। चलिए आप पूछिए जो पूछना। मास्टर साहब, चुनावी समर प्रारंभ हो चुका है, रण बच चुका है, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी में जो हवा चल रही है, जो बयार चल रही है, वो किस तरफ है? क्योंकि आप भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का इसी क्षेत्र से, तो आपको क्या लगता है? भारत देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा नायक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पूरी जनता के माध्यम से ही राष्ट्र संचालन के लिए लोग चुने जाते हैं। यहाँ वोट देना, मतदान करना या चुनाव, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई थोपी हुई प्रक्रिया है। ऐसा लगता है स्वभाव है, हम राजा चुनते हैं, गर्व करते हैं। यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, हम जहाँ तक अध्यापक होने के नाते राजनीतिक दल पढ़ाते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ाते रहे हैं। हालांकि मैं तो विज्ञान का, गणित का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब भी कोई पढ़ाने की बात आती है तो राजनीतिक दल पढ़ाता हूँ, राजनीति का कोई एक विशेष दल नहीं पढ़ा पाता। ये मेरी निजी कमी है। सब दलों को पढ़ा, मेरे अंदर लोहिया का विचार भी खूब सना है, अम्बेडकर का जो तत्व है वो भी हमारे अंदर समतामूलक है, और पंडित दीनदयाल की जो अंत्योदय की परिकल्पना है वो भी पूरी तरह से सनी बसी रसी है। इसलिए कभी कभी राजनीति में हम दलगत नहीं हो पाते,
दलगत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के एहसानमंद हैं, आभारी हैं कि उन्होंने 2012 में हमें चुनाव लड़ने का अवसर दिया। लेकिन जब भी मैं आम जनमानस के बीच में रहता हूँ तो मुझे दल से उठ करके शिष्टाचार, व्यवहार, संस्कार देने की परंपरा हमारे अंदर है, तो उसको मैं कभी नहीं भूल पाता, इसलिए राजनीति को पूरी तरह से नहीं देख पाता। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम भी तो एक आम आदमी हैं, मतदाता हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह कैंट का प्रभारी इस समय वर्तमान में भी हूँ। जो है भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक प्रदेश का रहा हूँ, पंचायत राज प्रकोष्ठ का। भारतीय जनता पार्टी में 2000 का चुनाव लड़ा हूँ। इस क्षेत्र से एक बार स्वयं और 2 बार अपने ही सगे घर के लोगों को 2 बार जिला पंचायत का सदस्य बनाया। जो है इस बार अस्वस्थ 2 वर्षों से होने के कारण इस बार जिला पंचायत के चुनाव में कोई रुचि नहीं रही, इसलिए कोई जीत गया हमें पता नहीं। लेकिन आशीर्वाद आपका जरूर मिला होगा। सच है, जो जीता है वो भी पहले दिन वही आया था। अच्छा, वही आया था। अच्छा मां साहब, आपने एक अपने वक्तव्य के दौरान एक बहुत अच्छी बात कही कि आप लोहिया को भी मानते हैं, लोहिया जी को, और अंबेडकर जी को भी मानते हैं, और उपाध्याय जी को भी आप मानते हैं। 3 दल हैं, किसी ने लोहिया जी को पकड़ लिया, किसी ने अंबेडकर जी को पकड़ लिया, किसी ने उपाध्याय जी को पकड़ लिया। आपको क्या लगता है कि आजकल जो है, जो महापुरुष है, उनको पार्टीगत कर दिया गया है? ये विडम्बना है। जो है इन महापुरुषों को दलगत जोड़ करके विडम्बना ही कहा जाएगा। अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अस्त्र कहा जा सकता है। जो अंबेडकर का अंबेडकरवाद है, उसका अध्ययन करना, उस पर अमल करना एक कठिन प्रक्रिया है। जो है उन्होंने समतामूलक समाज की परिकल्पना लेकर के ऊंच नीच की खाई को समाप्त करके, गांधी और अंबेडकर में यही तो फर्क था। अंबेडकर स्वयं उससे जूझते ही नहीं थे, उसको सहन करते थे। गांधी जी केवल जूझते थे। 2 फर्क हैं। गांधी जी एहसास करते थे जो है, लेकिन अंबेडकर एहसास ही नहीं करते, वो भुक्तभोगी थे। ये दोनों में फर्क था। तो गांधी और अंबेडकर ने भी अपनी किताबों में लिखा है, जो है हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है। जो है उन्होंने हरिजन पर काफ़ी जोर दिया है, लेकिन अंबेडकर ने उन शब्दों के उल्लंघन किया है जिन शब्दों से किसी का अपमान होता है, उन शब्दों को हटाने की डिक्शनरी से बात करी उन्होंने। भाई जो शब्द हमको, जैसे किसी समाज के नाम पर आप किसी जाति के आधार पर किसी को अपमानित करोगे तो वो शब्द ही हटा दिया जाए। जो है तो अंबेडकर इसके पक्षधर थे। यानी अंबेडकर ने उन कष्टों को झेला है। गांधी जी ने झेला नहीं है, एहसास किया है। ये हम नहीं कह सकते गांधी जी ने एहसास नहीं किया। तो अंबेडकर और गांधी दोनों में फ़र्क है। एक एहसास करता है दूर से, जैसे हमें चोट लग जाए, हमारा खून बह जाए तो हम उसके दर्द को देख रहे हैं, आप हमारे दर्द को एहसास कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। तो हमने एहसास भी किया, अनुभव किया और चखा भी किया। जो है और उन्होंने एहसास किया, हम उनको भी महान मानते हैं। किसी कष्ट को देखकर आप जो है कष्ट में आ गए, ये अच्छी बात है। तो यहाँ का जो भारत का जो वो है, भारत की जो भूमि है, भारत में गाय की, गंगा की, गायत्री की भी आवश्यकता है, भगवान श्री राम की भी आवश्यकता है। बिना श्री राम के कुछ भी संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी में हो या कोई और दल में हो, श्री राम को हम हटाकर कोई कल्पना नहीं कर सकते। अपने पूर्वजों को भूलकर कोई भी खड़ा नहीं किया जा सकता है। जो है तो हम अपने पूर्वजों को ख्याल रखते हुए काम करें, लेकिन दलगत वोट के लिए, जैसे आजकल जय श्री राम कह करके वोट अगर मांगी जा रही है तो ये भी बहुत अच्छा कदम नहीं है राष्ट्र के लिए, नहीं अच्छा है। और जो लोग राष्ट्र जय श्री राम कह करके वोट अपना घटाने का सोचते हैं, घट रहा है, तो वो भी गलत कर रहे हैं। अच्छा, वो भी गलत कर रहे हैं। भाई उनको भी ऐसा भय क्या है जो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। जो है लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं, राम तो जाप है। जो है राम एक बार कहो तो संबोधन हो जाता है, 2 बार राम राम कहो तो प्रणाम हो जाता है। जो है 3 बार राम राम कहो तो संवेदन हो जाता है, और 4 बार राम राम कहो तो जाप बन जाता है। तो इस प्रत्येक दल के लिए है। जो है और ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी के लोग राम के विरोधी हम, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया है, जैसे मुलायम जी ने गोली चलवाई, जो है अब गोली हो सकता है सत्ता में रह करके चलवानी पड़ी हो, लेकिन अगर वो राम के प्रति निष्ठा रखते तो उसको दूसरी तरह से उसका हल निकाला जा सकता था। जैसे कल्याण सिंह ने निकाला, कल्याण सिंह भी गोली चलवा सकते थे, लेकिन कल्याण सिंह ने अंदर चुनके अंदर राम की वो थी, इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलवाई, सत्ता त्याग दी। जो है सत्ता उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं थी, सत्ता छोड़ दिया। मुलायम सिंह को सत्ता जरूरत थी, ये अंतर है लोगों व्यक्तियों में। लेकिन मुलायम सिंह के नाम पर कहा जाए समाजवादी पार्टी के सारे लोग या
कल्याण सिंह के नाम पर कह दिया जाए कि सब लोग जो श्री राम चिल्लाएं वो राम के ही भक्त हैं। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। राम कोई चिल्लाने वाली चीज़ नहीं है। सही तो ये है, राम का अंतःस्मरण होना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। ये राष्ट्र की बात समाजवादी पार्टी को भी करनी चाहिए, बसपा को भी करनी चाहिए। राष्ट्र की बात में हम वंदे मातरम कहें, क्या दिक्कत है? कोई मुस्लिम हो तो वंदे मातरम कहना चाहिए, क्या दिक्कत है? वंदे मातरम कहने में ये लोग क्या कहते, ध्रुवी वंदे मातरम चिल्ला करके अपना नारा अपना मना लिया और विपक्षी बेचारे बेकार हो गए। अब विपक्षियों को वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत? मैं तो अगर समाजवादी पार्टी में होता, अगर मैं समाजवादी पार्टी में किसी कारण से चला जाऊं कभी भविष्य में, तो मैं तो जय श्री राम कहूंगा, वंदे मातरम कहूंगा। कौन रोकेगा हमें? रोकेगा तो रोके। अच्छा, ये होता है अध्यापक और एक नेता में फर्क। आपके अंदर कहीं भी नेतागिरी वाले लक्षण नहीं है साहब, क्या ऐसा है? समाजवादी पार्टी हमको क्यों रोकेगी वंदे मातरम कहने से? अगर रोकेगी तो रोकेगी, हम वंदे मातरम कहेंगे, भारत माता की जयकारा लगाएंगे, क्या जाता है? और कौन सा ऐसा मुस्लिम है जो भारत माता को नहीं चाहता? अगर नहीं चाहता तो चला जाना चाहिए उसे भारत से निकल करके। जिसकी रोटी खा रहा है, जिस भूमि में रह रहे हैं, वो दल के आधार पर हम केवल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? गंगा भाई, भारत तो माँ सबकी है, बिल्कुल तो हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा माँ साहब, आप भारत पे आ गए, भारत माता यानी और वंदे मातरम में बहुत चर्चित होता है, राजनीतिक मुद्दा बनता है। एक चीज़ और, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो आपका आशीर्वाद लेकर के लड़ता है। पिछले कई साल से जब से आप अस्वस्थ हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए, लेकिन अमरनाथ लोधी जो हैं वो बिना कोई आशीर्वाद लिए यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता है। मास्टर साहब को भाजपा के ही लोग जो हैं किनारे कर रहे हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है, क्या ये सत्यता है? अगर आप कह रहे हैं किनारे लगा रहा, तो मुझे भी एहसास होने लगा है। जो है मैं तो नहीं समझ रहा था किनारे हूँ, लेकिन जब आप लोगों को एहसास हो रहा है तो किनारे हूँ, ऐसा लग रहा है। लग इसलिए रहा कि इधर 3 साल से मैं, मान लो कोई भी घर का आदमी, कोई भी आदमी हो, अगर वो बीमार है तो उसके हालचाल तो वही ज़्यादा लेते हैं जो घर के लोग होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्होंने हालचाल नहीं लिया, ये सच है। ये सच है। जो है उनको नहीं पता चला कि ये आदमी, बाकी चूँकि बताया ना, मैं दलगत तो हूँ नहीं, लेकिन अगर गणना करें 2 साल की संख्या, समाजवादी पार्टी के ज़्यादा लोगों ने हालचाल लिया। आपके हालचाल ज़्यादा लिया, ये तो मैं कह सकता हूँ गर्व से। यानी वो तो मानते रहे कि आप तो घर ही के हैं, आप कहाँ जाएंगे, और आपके दूसरे जो हैं, दूसरे दल के लोग, वो आपको हालचाल पूछते, राम राम करते रहे हैं। जो हमारे शिष्य हैं वो सब हालचाल लेते हैं, किसी दल में हो। हमारे अपने शिष्यों से मैं कभी भी अपने लिए तो अनुरोध करता हूँ, लेकिन उनको कभी ये प्रेरित नहीं करता। मेरी प्रेरणा यही रहती है कि आप जिस दल में हो, हमने जो सिखाया उसको करके लेके चलना है। जो हम ये कहते हैं कि राष्ट्र के लिए काम करना तो करना है, ईमानदारी से काम करना है तो करना है, भ्रष्टाचार में नहीं रहना तो रहना है, कोशिश करना है। तो वो चाहे जिस वर्ग का हो, जिस जाति का हो, जिस दल में जाना चाहे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम कोई दलगत राजनीति, हमारा अब भी उद्देश्य है, मैं प्रसन्न हूँ, सभी दलों में हमारे शिष्य हैं, जो है हम प्रसन्न हैं सभी दलों में। और ये जो है इस क्षेत्र में 20 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई गणित का, कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो मेरा शिष्य है, जो है ये वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मैं राजनीति में कहाँ पहुँच पाया हूँ, कहाँ पहुँच पाऊँगा, इसका कोई मतलब नहीं। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अपने किसी भी शिष्य के प्रति मेरे मन में इस तरह का कोई द्वेष भाव नहीं है कि आप किस दल में काम कर रहे हैं। जिस दल में जो काम कर रहा है, तो जब आप कह रहे हैं पैर छूने वाली बात, आशीर्वाद लेने, तो अगर समाजवादी पार्टी का कोई शिष्य आता है तो मैं उसको भी आशीर्वाद देता हूँ कि आपको प्रचार करते समय खूंटा ना लगे। आपके विजयी भाव, हाँ, विजयी भाव का मैं किसी को नहीं कहता। विजयी भाव तब कहता हूँ जब मेरा शिष्य चुनाव लड़ता है। अच्छा जी, कार्यकर्ता के नाते किसी को विजयी भाव का नहीं देता हूँ। उसे कहता हूँ कि रात में प्रचार करते जाते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, खाना की व्यवस्था ना हो तो हमारे पास चले आना, खूंटा कहीं लगने न पाए, मुंह फूटने न पाए, नारा लगाने में कहीं तुम्हारी जुबान न लगने पाए, राष्ट्र के प्रति कोई विरोध न होने पाए तुम्हारा, आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, चाहे जिस दल में हो। जो है इसका आशीर्वाद देता हूँ, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देता हूँ, पढ़ाई लिखाई का आशीर्वाद देता हूँ, नौकरी का आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जो स्वयं चुनाव लड़ता है वो किसी दल से लड़े तो मेरा आशीर्वाद रहता है वो चुनाव जीते। आपका अगर शिष्य तो। अच्छा मां साहब, फिर राजनीति में लौटते हैं। आपको कभी क्या पीड़ा नहीं होती है कि आपके अपने लोग नहीं आते हैं आपसे हालचाल दुआ सलाम करने? मेरी समझ में अब आया कि अपने हैं कौन। अपने की परिभाषा अब समझ में आई है कि जिस काम को मैंने खड़िया गस करके जिसको बनाया है वही तो अपना होगा। जो है राजनीति में तो लोग अपना कभी बने नहीं, हम धोखे में थे। राजनीति में लोग अपना मुझे बना करके अपना काम बना रहे थे, अपना काम बना रहे थे, जो वो अपने लोग नहीं थे। इसलिए तब लगा कि जिन लोगों के लिए 3-3 वर्ष 3-3 बार मैं इस क्षेत्र में
उन्हें गांव-गांव ले जाने का काम किया। उन्हीं लोगों ने जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे देती है तो पूरी तरह से उनकी जितना छल बल चल सकता था अपने सभी कार्यकर्ताओं को दूसरे दलों में भेज दिया। उनकी निष्ठा किस तरह की है मैं तो कभी ये नहीं कहता, मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारे जितने शिष्य हैं, और मैं कहता हूँ गर्व के साथ 5 से 6 हज़ार शिष्य हैं जो है, और मैं जब गुस्सा में होता हूँ मुझे गर्व है कि मेरे शिष्य फ़ोन करके पूछते हैं कि राजनीति में क्या करना है, तो मैं कहता हूँ जहाँ तुम हो वहाँ सुरक्षित रहो, जो है अपना काम बनाओ, अपना काम ठीक करो, आगे बढ़ो, ये कहते। लेकिन जब वो स्वयं लड़ता है तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ। ये है। मां साहब 2012 में आप चुनाव लड़े, अनुभव ठीक ठाक नहीं रहा जैसा कि आपने बताया। आज के चुनाव में और 2012 के चुनाव में आप कैसा फर्क देख रहे हैं? समय बहुत बदला है राजेश जी। मैंने तो अनुभव किया है कि अगर टूटी गाड़ी में प्रत्याशी घूम रहा है, अपने निजी लोग भी गाड़ी में बैठे हैं, चमचमाती दूसरी गाड़ी आ जाती है तो लोग उतर कर चले जाते हैं। लोगों की भी मान्यता है कि कोई चमचमाती गाड़ी आवे, अच्छी गाड़ी में बैठने को मिले, 15 दिन बैठने को मिलता है, बाद में कोई नहीं पूछता है। लेकिन मानसिकता यहाँ की आम लोगों की भी यही हो गई है कि कोई बड़ा आदमी है। इसी तरह के लोग आ गए, धनाढ्य लोग आ गए, धनपत आ गए, इसलिए आम सेवक के रूप में कोई व्यक्ति आगे राजनीति नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। मां साहब राजनीति पे चर्चा हो गई, एक चीज़ और राजनीति से ही सवाल पूछेंगे, आपको क्या लगता है समस्याएं किसान, आप जहां रहते हैं वहां किसान, ये किसानों का क्षेत्र माना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र है, किसान बहुत हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अन्ना जानवरों से परेशान हैं। आप क्या मानते हैं कि भाजपा, चूंकि आप भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, ये इफेक्ट पड़ेगा वोटों में? इसको तो हम कभी ध्यान नहीं दे पाते, इस बात को इसलिए नहीं ध्यान दे पाते कि ये जानवरों का जो मामला है या कोई पार्टी का मामला है ही नहीं। पार्टी का नहीं। अब चूँकि जो सत्ता रहती है उस पर उसके प्रत्यक्ष रूप से उसके परिणाम जाते हैं, जो है आदमी परेशान है। लेकिन कृषि भी तो एक फैक्ट्री है। अगर उस फैक्ट्री को हम देखने जाते हैं, इसके पहले क्या होता था, जब आदमी पशुओं पर आधारित खेती थी, जो है सारे पशु जितने बैल जितने सांड ये कस के काम आते थे। आज हर गांव में 10-10, 20-20 ट्रैक्टर हो गए, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ गया है, उसका जो कृषि यंत्र बढ़ गए हैं, तो जानवरों का काम नहीं रह गया है। तो जानवरों का जब काम नहीं रहेगा तो फ्री हो गए, मुक्त हो गए, तो छोड़े तो हम ही लोगों ने हैं। और फिर जो चरने वाली समस्या है, उनके पूर्वजों ने इसी खेती में बहुत दिन तक परिश्रम किया, मेहनत किया, तो पाका ग्यारह उनका बनता है, जो है अपने पिताजी की, अपने पूर्वजों जानवरों का बनता है। तो ये जो परेशान लोग हैं उनको श्रद्धा रखनी चाहिए कि इनके ही एक ही 2 पीढ़ी के पहले यही सांड, यही बैल, यही गाय, यही भैंस, इनके ही बच्चों ने, इनके पूर्वजों ने हमारी खेती संभालते थे। कम पैसे में खेती होती थी। आज हम सब बदल गए हैं, इनको हम लोगों ने किसी लायक नहीं समझा, छोड़ दिया है। तो उनका पाका 11 हुआ है, अपने पिताजी की कमाई में कुछ खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक। मां साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, यानी इससे तो मान लीजिए कि जो अगर कोई हमारा ये सुनेगा, जो भी सुनेंगे, जानवरों से स्नेह करने लगेंगे। आपने ऐसी बात कर दी। मां साहब एक चीज़ और, वो कौन से मुद्दे हैं प्रदेश में, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो भाजपा को प्रभावित करेंगे, यानी नुकसान पहुंचाएंगे और लाभ पहुंचाएंगे? आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं वो? राम मंदिर उसमें आता है? राम मंदिर लाभ करेगा, करेगा। करेगा। और कौन से वो मुद्दे हैं जो भाजपा को लाभ करेंगे? मुद्दे बताते जो लाभ हानि के हम बताते रहेंगे एक लाइन में। बहुत सारे हैं। विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है और अपराध बढ़ा है। ये क्या होगा इस, मतलब इस, देखो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उनके अधिकार क्षेत्र में उनकी शासन तत्ता के अनुसार जो बड़े बड़े मुद्दे 60-70 सालों से लंबित थे, उनको एक झटके में समाप्त किया। जो है धारा 370 को लेकर के, धारा मंदिर मस्जिद को लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ है, किया कोर्ट ने है, फैसला कोर्ट का है। लेकिन कोर्टें तब भी थी, कोर्ट आज भी है। जो है कोर्ट का व्यक्ति भी, मंदिर कोई भाजपा की वजह से नहीं बन रहा है, जन आंदोलन के वजह बन रहा है। भारत का पूरा जनमानस एक आवाज़ उठाने लगा था कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट में, न्यायालय में भी हमारे जैसे लोग अध्यापक होंगे, उनके हमारे जैसे ही लोग पढ़ते होंगे, आप जैसे ही लोग जज बने होंगे। जज भी एक आत्मा होती है और सारी जनमानस की आत्माओं का अध्ययन करते हुए, फाइलों का अध्ययन करते हुए जज ने भी निर्णय दिया होगा
लेकिन शर्त ये है, लाभहान ये है कि भाजपा की सरकार होते ही ये जजमेंट क्यों मिला, 70 सालों से क्यों नहीं मिला। धारा 370 को लेकर कश्मीर हमारा देश नहीं था, कश्मीर एक अलग का देश था, वहाँ झंडा अलग था, निशान अलग था, प्रधान अलग था, सब संविधान वहाँ का अलग था। आज हम झटके हम लोग समझ ही नहीं पाए कैसे आया, तो ये निश्चित है। हाँ, 370 कैसे खत्म हो गई, कश्मीर हमारा हो गया जो है। इसलिए तमाम ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय उसके हैं जो है, जो उसका प्रभाव केंद्र की सरकार में खूब पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के तमाम क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी कारक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बाद में आई। समाजवादी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने जो उनके नियंत्रण में कार्य थे, जो उनके संकल्प पत्र में थे, धारा 370, मंदिर मस्जिद, ये सारे, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दे तो उनके थे, वो आस्था का केंद्र था। वो मंदिर कोई उनका संकल्प पत्र नहीं है, वो आस्था का विषय है। आस्था का विषय कहाँ से आया? आस्था का विषय जनमानस की आवाज़, जनमानस की आवाज़ ने उठाई कि भारत मंदिर बनना चाहिए, वहाँ भगवान राम की जन्मस्थली है, वहाँ भव्य मंदिर होना चाहिए। और ये कोई एक आदमी का मामला नहीं है, इसमें सारे लोगों की आवाज़ उठी, एक बड़ी आवाज़ उठी, बड़ी तादाद में आवाज़ उठी, तो निर्णय आया। लेकिन जिसकी सरकार में ऐसा हुआ उसको लाभ मिलना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक लाभ है। तमाम मुद्दे ऐसे स्थानीय उत्तर प्रदेश के रहे होंगे जिनमें वो कहीं ना कहीं फेल हुई होगी। जैसे मैं शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, पिछला कोरोना में निश्चित रूप से परीक्षाएं नहीं हो सकती थी, मान लेता हूँ, लेकिन जिस तरह से परीक्षा में बिना परीक्षा के पास कर दिया गया, आज उसका प्रभाव दिख रहा है कि बच्चे अब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं जो है। कहीं छोटा सा प्रश्न पत्र बना करके परीक्षा ली जा सकती थी। आप जब गांव पंचायत का चुनाव करा सकते हो उस अहम बीमारी के तहत रहते हुए, तो ये परीक्षा जैसी अहम बात थी, क्यों नहीं करा सकते थे? परीक्षा में तो कराने वाले तो सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसमें तो कोई नहीं, आप नियम कानून बना देते, एक कमरे में 5 विद्यार्थी बैठा देते जो है। यानी लोगों ने सोचा ही नहीं कि परीक्षा के बारे में ऐसा ही, हाँ, ऐसे ही पास कर दिया। ये मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत अध्यापक के नाते मुझे बहुत कष्ट होता है। बच्चों का भविष्य था, बच्चे बिना पढ़े पास हो गए। इस बार भी वही बीमारी लगी है। उनका कहना कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, हम लोग सवाल लगाते हैं, आधे सवाल को जब सवाल बड़ा होने लगता है तो बच्चे टोक देते हैं, सर जी छोड़ो, बड़ा सवाल हो सकता, परीक्षा हो ना हो, परीक्षा ना हो, तो इस तरह का सवाल है। तो ये कहीं ना कहीं से गलती हुई है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह की रही, राजनाथ सिंह की पूर्व में रही, और उस समय बच्चे जो है, मुलायम सिंह पर उस समय आरोप लगाता था कि नकल कराने वाली पार्टी है। कल्याण सिंह ने वो तोड़ा, और तोड़ करके राजनाथ सिंह की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार ने शिक्षा में सबसे बड़ा सुधार किया। 13% रिजल्ट आए हैं यहाँ पर जो है। और हम लोगों ने देखा कि अध्यापक की वो बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है पढ़ाने वालों के लिए। तो उसके बाद फिर समय आया, वही भाजपा की सरकार है आज, ये परीक्षा नहीं ले रही। ये बीमारी का बहाना करके परीक्षा न लेना, ये शिक्षा विभाग के लिए घाटा है जो है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि वो तो बाबा हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। क्या आप भी मानते हैं बाबा हैं इसलिए उन्होंने कर दिया योगी महाराज? मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरा कद उतना बड़ा नहीं है। मैं ना अखिलेश पर टिप्पणी कर सकता हूँ, ना बाबा पर टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन गलत हुआ परीक्षा। हाँ, मैं शिक्षा के बारे में करता हूँ कि अगर बाबा जी को अगर कहीं से पता चलता, हमसे भी पूछ लेते, तो 5-5 प्रश्न बना करके हम परीक्षा ले लेते। बच्चों में भय बना रहता कि परीक्षा होने ये करते हैं। अध्यापक जो है आप पूंजे जाते हैं क्षेत्र में, कौन सी वो कमियां आ गई हैं? आप भी देखते हैं जब से इंटरनेट का दौर आया है, मोबाइल का दौर आया है, किताबों का जो चलन है वो कम पड़ गया है। ये सही है या इसको कैसे बढ़ाया जाए? दरअसल ये जो जब से फ़ोन की बात कर रहे हो, सोशल, इसमें अगर केवल अच्छी बातें भरी होती तो अच्छी जाती। पहले मैं इसको इस तरह बता रहा हूँ, गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, तो गुरुकुल की शिक्षा में जो है पढ़ाना बड़ा कठिन नहीं था। जंगल में हम ले जाते थे, बच्चे की खोपड़ी घोटा देते थे, जो है बाल निकलवा देते थे। सबके बच्चे, गरीब अमीर सबके बच्चे एक वेशभूषा में होते थे। गुरु माता खाना बनाती थी, बच्चे मांग कर लाते थे, और हमको जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी होती थी, जो युद्ध कला पढ़ानी होती थी, पढ़ाते थे, बच्चे वही सुनते थे। आज के दौर में हम यहाँ अपने कोचिंग स्थान में पढ़ाते हैं, बाज़ार में मिलती है, बाज़ार खुली बाज़ार है, वही बच्चे बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ भी तो सीखते हैं। इस समय पढ़ाना कठिन है। इसमें पहले वातावरण का पूरा पहले मिटाना पड़ता है, तब उसको उस पर लिखना पड़ता है उसके दिमाग पर, तो ज़्यादा कठिन काम है। उस समय सरल था। उस समय गुरु आचार्य लोग जितने भी पढ़ाते थे वो बड़ा काम सरल था। जंगल में ले जाकर पढ़ाना, दुनिया से दूर रखना, पारिवारिक पृष्ठभूमि से दूर रखना, किसी समाज का उस पर प्रभाव न पड़ने पड़े, जातियों से कोई मतलब नहीं था दूर दराज जो है।
होता क्या था, जो है उसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख रहा है। आज क्या है, हम सिखा कुछ रहे हैं, फ़ोन खोलता है, फ़ोन खोल करके वहाँ दूसरी बातें निकालता है, उसको भी देखता है। रजाई के भीतर बच्चा अगर फ़ोन खोले देख रहा है तो आप क्या समझते हो, फिजिक्स पढ़ रहा है? वो फिजिक्स पढ़ रहा है क्या? फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहा, केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहा। सच्चाई तो ये है, ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसे अभी नहीं दिखना चाहिए, इसलिए गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं साथ में। जो है पहले गलत चीज़ें सिखाई नहीं जाती थी, केवल अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी, तो उसमें कुछ गलत आ जाती थी। आज दरवाज़ा खुला है, जो है अब का दरवाज़ा खुला होगा तो अच्छे भी आदमी आएंगे, खराब भी आदमी आएंगे। तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय नानी का, दादी का, आजी का, गांव के बुजुर्ग का भी बच्चों पर असर होता था। जो है बच्चा गोली खेलता था, मुझे याद अपने गांव में जब बच्चे गोली खेलते थे तो कई में राजदूत गाड़ी की आवाज़ सुन करके वो पूरे बच्चे गोली छोड़कर भाग जाते थे। जो है आज ऐसा नहीं है। जो है तो यही 40 साल 30 साल के उसमें देख रहा हूँ कि मैं जब विद्यार्थी था तो गाँव के बच्चे डरते थे, आज मैं अध्यापक हो गया तो गाँव के बच्चे नहीं डरते हैं। तो ये तो दूसरा विषय है, समय बदला है। हो सकता है कि हम लोग नहीं बदल पा रहे हैं, उस समय वो लोग आगे बढ़ रहे हों, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपना आधार भूल रहे हैं हम लोग। जी मां साहब, एक चीज़ और, बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे हताश हो रहे हैं, ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? हताशा छोड़ के कैसा रास्ता अपनाएं? नौकरियां संभव हैं? देखो, आबादी जब कम थी, राष्ट्र में काम कम थे, तो लोग नौकरी पा जाते थे, पढ़े लिखे कम लोग होते थे। जो है तो उनको लगता था बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वही बेरोजगार माना जाता है। एक तो विडम्बना यह है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर लिया, तो उसको लगता है पढ़ा लिखा है। लेकिन आजकल जो ग्रेजुएशन और पीजी करने की जो कला है, आप देख रहे हो, अगर कोई पीजी एजी कुछ कर रहा है तो उसकी पढ़ाई का स्तर क्या होगा? अपने आसपास में देखिए, कोई भी डिग्री कॉलेज ऐसा है ना जिसमें क्लास चलते हों, बच्चा नहीं पढ़ता है, तो वो बेरोजगार अपने को मानता क्यों है? उसे अपना कोई स्वरोजगार सोचने की तलाश करनी चाहिए। बेरोजगारी का सरकार का संबंध है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन सरकारी तंत्रों में कितने लोग नौकरी पाएंगे? आप निजी अपना रोजगार तलाशना होगा। जो है पहले एक घर में हमको तो याद है, जब शुरू में मैं पढ़ना आता था तो 80 के बच्चे में एक भी बिटिया पढ़ने नहीं जाती थी। आज हम जब पढ़ाते हैं तो लगभग 40 और 60 का रेशियो है, 60 बच्चे होते हैं, 40 बिटिया होती है, तो बिटिया भी पढ़ने लगी। जो है बिटिया ज़्यादा कुछ पढ़ने लगी, और देखिए कि सर बिटिया लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं। जो है बिटिया ज़्यादा लोग नौकरी भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नौकरी तो एक निश्चित दायरा है, कितनी मिलेंगी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, यही तो नौकरी मिलेंगे। लेकिन बाकी लोगों को पढ़ते हुए अपने स्वरोजगार के प्रति, अपने निजी कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार भी तो बढ़े हैं। पहले गांव में, हमारे गांव में एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी, आज मेरे गांव में 40 घरों में 40 मोटरसाइकिल हैं, तो मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जो है अगर एक गांव का एक बच्चा मोटरसाइकिल बनाने लगेगा तो मोटरसाइकिल ज़्यादातर अपने गांव के बच्चे से लोग बनवाते हैं। जो है अगर बच्चे फालतू घूम रहे हैं तो अगर मोटरसाइकिल बनाना सीख लें तो आज मोटरसाइकिलों की कमी नहीं है। जो है अब साइकिल कोई बनवाता नहीं। जो है तो रोज़गार ऐसे भी तलाशने पड़ेंगे। जो है अगर बीच में जगह फ़ोन बढ़ा था, फ़ोन में जो लोग इसके मिस्त्री हो गए फ़ोन के, अच्छा पैसा पैदा करते थे। जो है जगह जगह फ़ोन बढ़ा, मोटरसाइकिल बढ़ी, जैसे जैसे तरक्की देश की होगी, संसाधन बढ़ेंगे, वैसे वैसे रोज़गार की अवसर मिलते हैं। तो स्वयं के रोज़गारों पर विचार करना चाहिए। जो है संस्थाएँ, प्राइवेट संस्थाएँ बढ़ी हैं, सरकारों को इन प्राइवेट संस्थानों की मान्यता घटानी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि प्राइमरी शिक्षा बड़ी गड़बड़ है भारत की, उत्तर प्रदेश की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की। मैं बार बार कहता हूँ सरकार से, जो है मानटेसरी स्कूलों की मान्यता रद्द करिए ना। जो है आपके पास योग्य अध्यापक हैं, आप एक गांव सभा में 12 विद्यालय चला रहे हैं, 12 विद्यालयों के एक विश्वविद्यालय बना दीजिए बड़ा सा। जो है उसमें 12 या 36 अध्यापक हो गए, 12 दूना 24 अध्यापक हो गए, 24 अध्यापक को एक जगह पर बुला लीजिए। आपका जो बिल्डिंग में खर्चा आ रहा है तमाम, तो उन खर्चों में बसें खरीद दीजिए। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले जो है बसें लगाए हैं, वैसे सरकार भी लगा सकती है। एक गांव सभा के लिए, 2 गांव सभाओं के लिए कुछ साधन दे सकती है बच्चों के लिए। बच्चों को भी अच्छा पोषण भोजन मिल सकता है, बच्चों की भी अच्छी टाई बेल्ट मिल सकती है। आपकी प्राइमरी स्कूल में आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बिचौलिए उसके सस्ते वाली चीज़ें दे रहे हैं। खाली प्राइमरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाने के स्तर से माता पिता खुद, जो प्राइमरी बच्चा पढ़ता है उसका ना कभी कोर्स देखता है, ना उसके कपड़े देखता है, ना उसकी नाक पोंछ के भेजता है, ना उसको तेल काजल करता है। और मॉन्टेसरी में वही माँ पढ़ाने लगती है तो स्वयं माँ उसके बच्चे को तेल काजल करने लगती है, संभालने लगती है, कोर्स देखने लगती है, कापी किताबें देखने लगती है। तो वही व्यवस्था दे दीजिए ना।
आपके पास अध्यापक इस समय मॉन्टेसरी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से ज़्यादा अच्छे हैं। जो बच्चे बीएड करके आए हैं, बीटीसी करके आए हैं, वो निश्चित रूप से सक्षम हैं, सुयोग्य हैं। उन बच्चों का सदुपयोग करे सरकार, जो है उनको मतगणना में मात्र न लगाए, खाली वोट का उपयोग न करे, खाली खाना बनवाने में न लगाए। अगर पढ़वाने के लिए करना चाहती है तो एक एक गांव सभा, दो दो गांव सभा में बड़े विद्यालय बना करके, इन्हीं विद्यालयों का सारा खर्चा एक जगह लगा करके अगर बड़ा स्वरूप दिया जाए और कुछ दूरी तक के लिए छोटे बच्चों को बुलाने के लिए, मंगाने के लिए साधन दे दिए जाएं, उतनी ही जितना शिक्षा बजट है उतने ही बजट में काम चल जाएगा, जो है। अन्यथा प्राइवेट लोग आएंगे, अच्छी खासी फीस रखेंगे, जो है शिक्षा माफिया कहा जाने लगे। शिक्षा में माफिया शब्द आ गया, कहाँ से आ गया? माफिया शब्द कहीं और लगना चाहिए था। शिक्षा माफिया, जिस विद्या को कहा गया है कि भाई नहीं बता सकता, चोर चुरा नहीं सकता, ऐसी विद्या के बारे में अब क्या है? माफिया लोग हैं। जो विद्यालय चला रहे वो कौन है? जी, ऐसा चर्चित है। जी, देख रहे हैं हम लोग। तो ये सुधार तो सरकार को इधर करनी चाहिए, लेकिन हमको लगता है सरकार की भी मंशाएं ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, तो ये कौन हमारे लिए पीछे पड़ेगा, जो है। अगर वो जैसे आज चुनाव लड़ रहे हैं लोग, जो है, किसी को 6,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 रुपये दे देते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करवाते हैं, जो है। तो अगर ये बेरोजगारी नहीं होगी तो इन बड़े लोगों के लिए जिंदाबाद करने वाला आम कौन होगा? यही हो गया। अब लोग समझदार हो गए। पहले 20 साल पहले लोग जिंदाबाद भावनात्मक करते थे कि हमारा नेता ऐसा हो, हमारा राष्ट्र ऐसा हो, देश ऐसा हो। हम लोग छोटे थे तो बिल्ला के लिए घूमते थे। अब कोई बिल्ला विल्ला नहीं देखना चाहता। अब कोई पैसा लेकर के जिंदाबाद करेगा, ये समय आने वाला है। इन पैसा माफियाओं ने, धन पशुओं ने, पशुपतियों ने, जो है, ऐसा दिखा दिया है कि अब कोई जिंदाबाद कहता नहीं है, कोई जिंदाबाद के लायक है नहीं। आप खर्च करके करवा लीजिए अपना जिंदाबाद। इसका जिंदाबाद खत्म ही हो गया, सब मुर्दाबाद है। जिंदाबाद है ही नहीं, जिंदाबाद लोग करवा रहे हैं। पहले एक बल्ली में लोग अपना एक लिखा हुआ लिखते थे कि हमारे आदमी को वोट दे, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। उसमें 3 लोगों का भाव जुड़ता था। एक गांव का कार्यकर्ता था, बल्ली काट के लाता था, अपना बांस काट के लाता था, एक बैनर लगाता था, लिखाता था, जुड़ता था कि नेताजी का नाम लिखा गया, जो है जिंदाबाद लिखा गया। उसमें 5 लोग सहयोगी हो जाते थे। आज क्या होता है? लखनऊ से छपते हैं, लखनऊ के छपने के बाद वहाँ बल्ली का ठेका हो जाता है, 15 लेबर चल देता है, चौराहे पर पहुँचता है, जगह देखता है, लगा देता है, जो है। वहाँ का आदमी निहारता है कि ये हमारी पार्टी का है, दूसरा आता है कि हमारी पार्टी का नहीं है। यही तो है इतना, जो है। ये कहाँ से शुरू हो गया? अगर नेता है तो कार्यकर्ता होने चाहिए, जो है उसके पास कार्यकर्ता उसके पास उसके होने चाहिए। लेकिन आजकल नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ पी न्यूज़ भारत पर विशेष बातचीत में यहाँ यूपी के जनपद उन्नाव के पूर्वा विधानसभा में मास्टर साहब के नाम से चर्चित शख्सियत रहे, और जो उन्होंने बेबाकी से बात की, भाजपा में अभी भी वो मौजूद हैं, लेकिन जो बेबाकी उनके अंदर देखने को मिली वो एक अध्यापक के द्वारा ही देखने को मिल सकती है। और उन्होंने हर मुद्दे पे बात की, न सिर्फ राजनीति पे बल्कि बच्चों के भविष्य के बारे में भी। उम्मीद है कि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि चुनाव के समय ही हम आशीर्वाद लेने जाएंगे तो मास्टर साहब खुश हो जाएंगे, मास्टर साहब ने उनकी ओर भी अपने शिष्यों की ओर भी इशारा किया कि हमारे जो शिष्य हैं हमेशा आते हैं आशीर्वाद लेने। कैसे बच्चे रोजगार तलाशें, इसके बारे में मां साहब ने बात की। उम्मीद है कि इनके द्वारा मुखबर बिंदु से निकले शब्द हैं उनको छात्र लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। इसी आशा के साथ उन्नाव से पी न्यूज़ भारत के लिए शिवांगी के साथ मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।